अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय टॉपिक इज़ अबाउट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या फिर इसको एक्टिवेशन एनर्जी भी बोलते हैं। तो हमें पता है जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कुलियन की वजह से होते हैं और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इन गैस फेस या फिर सॉल्यूशन फेज जो होते हैं वो मूव करते हैं, कोलाइड करते हैं और उसके बाद केमिकल रिएक्शंस होते हैं। कुलियन भी दो तरह की होती हैं, या तो अफेक्टिव कुलियन हो सकती हैं या फिर नॉन अफेक्टिव कुलियन हो सकती है। अगर कुलियन अफेक्टिव होगी तो रिएक्शन हो जाएगा, अगर कुलियन जो है अफेक्टिव नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगा। तो केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में होता कैसे है कि बॉन्ड ब्रेक करते हैं और एग्जिस्टिंग बॉन्ड ब्रेक करते हैं रिएक्टेंट में और आगे से नए बॉन्ड जो है बनते हैं। इन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी जो है एक्चुअली इफेक्टिव कुलियन से ही मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले है कि बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर बॉन्ड फॉर्म होगा। उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? इफेक्टिव कुलियन से। इसीलिए मैंने कहा था कि केमिकल रिएक्शन तभी होगा जब कुलियन होगी और वो भी ऐसी कुलियन जो इफेक्टिव हो। ठीक है, तो जो एनर्जी चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए असल में वही एक्टिवेशन एनर्जी हम उसको बोलते हैं। और कोई इसमें एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, जो उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि हमें केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए चाहिए और ये एनर्जी ग्रेटर दैन एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से ज़्यादा ये एनर्जी होती है। ठीक है, जितनी एवरेज एनर्जी है रिएक्टेंट्स की उससे ज़्यादा ही एनर्जी होगी तभी बॉन्ड ब्रेक होंगे और तभी इफेक्टिव कुलियन होगी, बॉन्ड ब्रेक होंगे और फिर केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, तो जब मॉलिक्यूल्स ये एनर्जी को अटेंड कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल जो है एक्टिवेटेड हो गए हैं। और इस सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है डायग्राम से, एक्टिवेशन एनर्जी की डायग्राम को यूज़ किया गया था और वो डायग्राम है ये वाली डायग्राम, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में पोटेंशियल एनर्जी जो है वाई एक्सिस पे है और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो एक्स एक्सिस पे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी से ही हम एक्टिवेशन एनर्जी भी निकालेंगे। ए और बी अगर दो रिएक्टेंट हैं तो उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि उन इफेक्टिव कुलियन हो सके, ताकि बॉन्ड ब्रेकेज हो सके और बॉन्ड ब्रेकेज होने के बाद प्रोडक्ट बन सके। तो वो एनर्जी जो होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। सबसे पहले रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं, फिर उनको एक्टिवेशन एनर्जी, अगर कुलियन इफेक्टिव है तो उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है। फिर एक्टिवेशन एनर्जी मिलने के बाद जो है वो मॉलिक्यूल जो हैं वो एक्टिवेटेड स्टेट बोला जाता है कि वो एक्टिवेटेड स्टेट पे हैं। ठीक है, अब वो इस स्टेट पे हैं, उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकें। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। यहाँ से हम पोटेंशियल एनर्जी है और नीचे से ऊपर इंक्रीज़ कर रही है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, पीक जब होगी रिएक्शन इस ग्राफ की, तो उस पे जो एनर्जी होगी वो एक्टिवेशन एनर्जी होगी और यहाँ पे जो स्टेट होगी उसको हम एक्टिवेटेड स्टेट बोलेंगे। यहाँ रिएक्टेंट होंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, तो ये वाला जो यहाँ पे केस है, तो ये जो ग्राफ है इससे हम एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो जब तक इतनी अमाउंट में एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक रिएक्शन कभी भी रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगी। पहले इफेक्टिव कुलियन की वजह से ये एनर्जी मिलेगी, फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। और इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि सिर्फ इफेक्टिव कुलियन होना ही, अब अगर कुलियन इफेक्टिव नहीं है तो ये एनर्जी अटेंड नहीं होगी। ठीक है, और फिर वो दोबारा रिएक्टेंट में दोबारा कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अगर वो यहाँ तक चले भी गए हैं, ये एनर्जी किसी ना किसी तरीके अटेंड भी हो गई है, तो अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है मॉलिक्यूल्स की, सिर्फ इफेक्टिव कुलियन होने से प्रोडक्ट नहीं बनती। चलो एक्टिवेशन एनर्जी अटेंड हो भी गई है, इफेक्टिव कुलियन भी थी, लेकिन अगर रिएक्टेंट की जो है वो ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, रिएक्टेंट जो है सही ओरिएंटेशन से एक दूसरे से साथ कोलाइड नहीं कर रहे, तो तब भी प्रोडक्ट नहीं बनेगी। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो अटेंड करने के लिए इफेक्टिव कुलियन भी होनी चाहिए और साथ में प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए। ये और ये जो मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट के, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन से एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, इफेक्टिव कुलियन होगी, फिर जाके एक्टिवेटेड स्टेट आएगी, फिर प्रोडक्ट बनेगी। अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो कम है। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट की एनर्जी कम है इस ग्राफ में, ये ज़ीरो से ऊपर तक, नीचे से ऊपर एनर्जी ज़्यादा हो रही है इस ग्राफ में वाई एक्सिस में, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, तो दिस मीन
अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, तो दिस मीन कुछ एनर्जी जो है वो बाकी बच जाएगी। कुछ एनर्जी तो प्रोडक्ट बनाने में यूज़ हो गई, लेकिन अभी भी रिएक्टेंट में कुछ एनर्जी है, वो एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है प्रोडक्ट की निस्बत। ठीक है, तो कुछ एनर्जी अभी भी रिएक्टेंट के पास है, अभी कुछ एनर्जी अभी भी बाकी है जो कि प्रोडक्ट बनने में यूज़ नहीं हुई, तो वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलेंगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इस तरह के रिएक्शन को हम इस तरह के ग्राफ से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अगर हमारे रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, तो ज़ाहिर बात है रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट किया जा सके। रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट ज़्यादा एनर्जी पे जाके बन रहा है, तो आप देख सकते हैं ये ज़्यादा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कम है। तो इस केस में हमें बाहर से एनर्जी देना पड़ेगी। तो जब हमें बाहर से एनर्जी देना पड़ेगी तो जो इस तरह के रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो तब जो ग्राफ होगा एक्टिवेशन एनर्जी की स्टेट और ये सब चीज़ें इस तरह से होगी। अब ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे डेल्टा एच, इंथाल्पी के चेंज को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ भी यहाँ से लेके यहाँ तक जो एनर्जी होगी उसको इंथाल्पी का चेंज बोलते हैं, चेंज ऑफ इंथाल्पी। अब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलियंस ऑफ टाइम इन सेकंड जो है वो कोलाइड करते हैं। अगर वो मिलियंस ऑफ टाइम कोलाइड करेंगे तो मिलियंस ऑफ टाइम वो एक्टिवेटेड भी हो सकते हैं, डीएक्टिवेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, बार बार कोलाइड कर रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, फिर कोलाइड कर रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं। तो कभी भी मॉलिक्यूल को इतनी देर नहीं रहना चाहिए कि वो एक्टिवेटेड स्टेट से दोबारा डीएक्टिवेटेड स्टेट पे आ जाए, यहाँ से दोबारा इस स्टेट में चला जाए। उसको जल्दी से एक्टिवेटेड स्टेट से जल्दी से उसको, इससे पहले कि वो डीएक्टिवेट होकर रिएक्टेंट बनाए, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि वो जल्दी से एक्टिवेटेड स्टेट से प्रोडक्ट में चला जाए। टाइम उसको नहीं लेना चाहिए एक्टिवेटेड स्टेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में, क्योंकि अगर वो टाइम लेगा तो ये हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि फिर कोई कोलिजन हो और मॉलिक्यूल जो हैं वो दोबारा अपनी एक्टिवेटेड से डीएक्टिवेटेड स्टेट में चले जाएं, क्योंकि दोबारा जो कोलिजन होगी मे बी वो इनफेक्टिव कोलिजन हो। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन का ग्राफ है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए, और बैकवर्ड रिएक्शन का जो ग्राफ होगा वो यहाँ से यहाँ इस तरह होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी यूज़ हो सकता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो इधर से इस साइड की तरफ होगी, और फॉरवर्ड में यहाँ से इस तरह। तो ये थी एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो। नेक्स्ट लेक्चर जो है मैं अर्हीनियस का क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगी और उसमें भी एक्टिवेशन एनर्जी का बताऊँगी। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।